Hello and welcome everybody. Today we are going to start with the new subject. We have already done the two subjects, teacher education and guidance and counseling in NTT Advance. Now this is the third subject of NTT Advance. NTT Advance का ये थर्ड सब्जेक्ट है. सेकेंड ईयर एनटीटी कह लो या सेकेंड सेम एनटीटी कह लो या एनटीटी एडवांस कह लो. ठीक है, तो ये इसका थर्ड सब्जेक्ट है. एनवायरमेंट एजुकेशन. ये वाली बुक जो है आपकी क्वेश्चन आंसर बेसिस पे है. आपकी जो येलो कलर की बुक्स आपको भेजी गई है उसमें से ये तीसरे नंबर की आपकी बुक है, एनवायरमेंट एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा, जो लोग हिंदी मीडियम के हैं. तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर आपको बुक में भी अगर आप देखेंगे तो 3 यूनिट्स आपको दिए गए हैं. काफी छोटा चैप्टर, काफी छोटा सा सब्जेक्ट है. और बेसिकली एनवायरनमेंट रिलेटेड चीजें जो हैं हम ऑलरेडी हमारे कई लेवल्स में अपने स्कूलिंग एज में हम पढ़ चुके हैं. तो इसमें एनवायरनमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स है वो उसको लेते हुए कि इन चीजों को कैसे पढ़ाना चाहिए. दिस इज एक्चुअली सब्जेक्ट रिलेटेड कॉम्पिटेंसी कह लो या पेडागोजी कह लो. ईवीएस पेडागोजी है, एनवायरमेंट सेंसिटिविटी भी इसके अंतर्गत आती है. छोटे बच्चों को साइंस की जगह पर हम एनवायरमेंट पढ़ाते हैं और इसीलिए एनवायरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट में, एज पर एनईपी ऑल्सो. तो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये बताया गया है कि एनवायरमेंट एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करें. इसीलिए एनटीटी एडवांस में ये एनवायरमेंट एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो लेकर आया है. ये जैसे कि मैंने आपको बताया है बुक क्वेश्चन आंसर टाइप है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूजुअली आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो वाले क्वेश्चंस हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे. सबसे पहला है हमारा एनवायरनमेंट की क्या कंपोनेंट्स होती है, एनवायरनमेंट क्या होता है. इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखें या नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ डिस्कस करें या कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंपोजिट सिस्टम जो है एनवायरनमेंट का उसको आप एक्सप्लेन करें. तो यहाँ पर ये जो चार क्वेश्चन है इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका ये आंसर है. पर आपको घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है कि आपको सेम टू सेम आंसर लिखना है, एग्जैक्ट लिखना है. यू कैन राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स. आप अपने शब्दों में आंसर लिख सकते हैं. रेलेवेंट आंसर होना चाहिए, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं एनटीटी ईसीसी कोर्सेज में. आंसर्स आपके रेलेवेंट होने चाहिए, रेलेवेंट टू द कंटेंट. मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप लिखना है तो आप उसमें कुछ भी कंटेंट आप लिखेंगे तो बेसिकली सबसे पहले अगर आप शुरुआत करेंगे तो किसी भी चीज़ की डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे, उनके कंपोनेंट्स लिखेंगे और एनवायरनमेंट में क्या चीज़ अवेलेबल है, कैसा और किस तरीके से होगा, उस चीज़ को अगर आप इस आंसर को लिखेंगे तब भी आपका आंसर करेक्ट होगा. सो लेट अस स्टार्ट विथ, चलिए शुरू करते हैं एनवायरनमेंट एजुकेशन के कंटेंट को. तो एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास का जो वातावरण है. अब वातावरण में यूजुअली दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना. एक होता है लिविंग कंपोनेंट, दूसरा होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट. और लिविंग कंपोनेंट भी दो टाइप के होते हैं जिसे हम जलचर और थलचर बोलते हैं, ठीक है ना. जो जल के ऊपर रहते हैं, जो थल के ऊपर रहते हैं, ठीक है. अब इसके साथ साथ में दो तरीके की लिविंग बीइंग्स होती है. एक जिसे हम कहते हैं जड़ और दूसरे हम कहते हैं चेतन. जो जड़ होते हैं वो पेड़ होते हैं, जो चेतन होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना. तो अब हम जब हम जड़ और चेतन दोनों को समझ रहे हैं, जहां पर इन्हें हम लिविंग क्यों कहते हैं? हम लिविंग इसलिए कहते हैं बिकॉज ये जो ऑक्सीजन की इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इनका चलता रहता है. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं. लाइक अगर हम जड़ की बात करें यानी हम प्लांट्स की बात करें, जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, ये बायोटिक कंपोनेंट्स प्लांट्स जो है ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं, ठीक है. और जो ह्यूमन बीइंग्स है वो ऑक्सीजन का इनटेक करेंगे और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं. तो ये ऐसा साइकिल जो है हमारे एनवायरनमेंट में चलता रहता है. सो दिस इज द बेसिक थिंग विच हैपेंस इन द नेचुरल थिंग. और ये चीजें हम हमारे स्कूलिंग में कर चुके होते हैं और यही चीज हमको हमारे बच्चों को कराना था. इसके साथ साथ में एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं ईवीएस, उसमें बेसिकली फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग और क्या कहते हैं, एनर्जी, सॉइल,
फर्टिलिटी, इन सारी चीजों, प्लांट सिस्टम, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इन सारी चीजों से रिलेटेड, और इसके साथ साथ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, साइंटिफिक एडवांसमेंट जो आ गया है, इन सारी चीजों को भी हम एनवायरमेंट एजुकेशन में डील करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर सबसे ज्यादा चीजें एनवायरनमेंट में बताई जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स तो हम थोड़ा थोड़ा चीजें देखेंगे, जहाँ पे शेल्टर की बात हो गई तो ये नॉन लिविंग हो गया। तो क्या क्या टाइप के शेल्टर होते हैं, ठीक है ना, वो चीजों पे अगर हम बात करते हैं तो वो भी एनवायरनमेंट के अंदर आता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में ही शेल्टर आपको ढूंढना है, आपको मिलना है, क्या क्या टाइप के शेल्टर्स होते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन अगर हम फूड, वाटर, एनर्जी, लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि क्या क्या टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं। सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है, ये वो एनवायरनमेंट है जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग एक साथ में हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। जब हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को पूरा देख रहे हैं, तो जो हमारा पूरा ह्यूमन इंटरवेंशन है, ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स के अलावा जो एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है, वो पूरा जो वेजिटेशन है, इसको हम मिला के नेचुरल एनवायरनमेंट कहेंगे, कि जो हमारे नेचर में अवेलेबल है। They are the animals, they are the plants, they are the microorganisms, they are the soils, they are the mountains, they are the water bodies, and the gases and the air present in the atmosphere. Atmosphere में जो gases और air, ये सारी चीजें present होती हैं, ये सारी चीजें जो है हमारे लिविंग एनवायरनमेंट में आती हैं, ठीक है। फिर इसके साथ साथ में हमारे एयर, वाटर, क्लाइमेट, एनर्जी, रेडिएशन, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, ये सारी चीजें जो हमारे आसपास में होती है, ये भी सब नेचुरली अवेलेबल होती है। मतलब जो चीज नेचुरली हमारे आसपास में अवेलेबल होती है, उसे हम कहेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है ना। मैग्नेटिक बॉडीज, रेडिएशंस, तो ये सारी चीजें जो होती है नेचुरली हमारे आसपास एनवायरनमेंट में होती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो टाइप का एनवायरनमेंट या नेक्स्ट जो कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, वो है मैन मेड कंपोनेंट। मैन मेड कंपोनेंट जैसे कि खेती, ठीक है, खेत तो बना हुआ है, लेकिन खेती में जो क्रॉप्स व्यक्ति ग्रो खुद खुद उसको कोई चाहिए होता है ना ग्रो करने के लिए, खुद से तो ग्रो नहीं हो जाएगा। जो खुद से ग्रो होता है वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जिसे हम वीड्स कहते हैं। अगर जो हम बीज डालेंगे, अब बीज डाल के जो चीज ग्रो होगी और उसकी केयर करके हम ग्रो करेंगे, उसके लिए ह्यूमन बीइंग की जरूरत पड़ती है। सो दैट क्रॉप्स विच ग्रो इन टू द फील्ड, हालांकि प्लांट्स है नेचुरल कंपोनेंट, बट उसको ह्यूमन बीइंग या कोई मैनमेड सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो वो, उसे हम कहेंगे मैन मेड एनवायरनमेंट। विदाउट ह्यूमन बीइंग मैनी नेचुरल कंपोनेंट्स कैन नॉट सर्वाइव। जैसे प्लांट तो है, बट प्लांट को अच्छे से शेप अप करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स की जरूरत पड़ती है, और कभी कभी कुछ एनिमल्स की भी जरूरत पड़ती है। लाइक अगर बैरन लैंड है, उसमें अर्थवर्म्स की जरूरत पड़ती है कि वो सॉइल को अच्छे से लूज कर सके, और जो प्लांट्स है उनको अच्छे से वाटर और न्यूट्रिशन मिल सके। सो earthworms आर एक्चुअली कॉल्ड एज फार्मर्स फ्रेंड, वाई? बिकॉज दे आर हेल्पिंग द सॉइल टू लूजन ऑन, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज earthworm। अर्थ को वार्म करते हैं वो, है ना, वर्म मतलब लूज करते हैं। सो अर्थ के कीड़े होते हैं, धरती के कीड़े, वो उनको कहा जाता है, इस प्रकार से हमसे कह सकते हैं। तो ये मैन मेड थिंग्स होते हैं। तो अगर जैसे हम क्रॉप्स है, सिटीज है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं, वो सब हमारे एनवायरनमेंट में दिख रहा है। शेल्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो सब हमारे एनवायरनमेंट में दिख रहा है। स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें जो डेवलप हो रही हैं, ये सब मैन मेड एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। जहां हम सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे सोशियोलॉजिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट, जहाँ पे हमारी लाइफ के मॉरल वैल्यूज, ये सारी चीजें कल्चर और सोशल के रूप में बताते हैं। हमारी जो रिलीजन्स होते हैं, हमारी जो इकोनॉमी होती है, लोगों की जो थिंकिंग, और लोगों के साथ मिलना, उठना, बैठना, चलना, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट में आती हैं, ठीक है।
अब इसके बाद आ जाता है हमारा जो एनवायरमेंटल फैक्ट होता है। हमारा जो एनवायरमेंटल फैक्ट होता है इसमें बायोटिक, अबायोटिक, सोशल, एडाफिक, ये सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ये नॉन कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे काम करते हैं। तो जब हम कॉम्प्रिहेंसिव लेवल की बात करते हैं तो एनवायरमेंट एक कंपोजिट सिस्टम है जो एक सब सिस्टम को कंसिस्ट करता है। मतलब एक सिस्टम के अंदर और दूसरे सिस्टम, मतलब ओवरऑल सिस्टम एक एनवायरमेंट है। इस एनवायरनमेंट के अंदर अलग अलग स्फीयर्स है, जैसे बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है ना, एंड हाइड्रोस्फीयर। ऐसे तीन तरीके के स्फीयर होते हैं। मतलब एक एनवायरनमेंट का जो पूरा अर्थ है हमारा, जिसके अंदर पूरा घुसा हुआ है, एक एनवलप ऑफ गैस है जिसे हम एयर कहेंगे। उस एयर के अंदर एक तो हो गया एटमॉस्फेयर, दूसरा हो गया बायोस्फीयर जहाँ पे लिविंग बींग्स हैं, और फिर तीसरा स्फीयर हो गया हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे वाटर बॉडीज हैं, एंड देन लिथोस्फीयर जहाँ पे लैंड है। तो ऐसे करके चार स्फीयर्स में हमारा जो बायो सिस्टम है वो पूरा बना हुआ है। तो मतलब सिस्टम के अंदर सिस्टम ऐसा, मतलब देर इज वन कंपोजिट सिस्टम दैट इज द होल अर्थ। जो पूरा अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारे उसके आसपास का जो वातावरण है, पूरी जो हमारी यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो वो एक कंपोजिट सिस्टम है। ठीक है ना। इस कंपोजिट सिस्टम में छोटे छोटे और सिस्टम्स हैं। तो एक सिस्टम उसके साथ का क्या हुआ, एटमॉस्फियर, यानी जो हवा गैस हमको मिलती है। एक सिस्टम हुआ हमारा क्या, लिथोस्फियर, मतलब पूरे यूनिवर्स में जहां जहां लैंड है वो पूरा हो गया लिथोस्फियर। ठीक है। फिर इसके बाद में जो पूरे यूनिवर्स में जहां जहां वाटर बॉडीज है वो क्या हो गया, हाइड्रोस्फियर। ठीक है। तो लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमॉस्फियर, और इसमें इसी के अंदर, ठीक है, बायोस्फियर। बायोस्फियर के अंतर्गत आते हैं लिविंग बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है। एक जो एक जगह फिक्स्ड रहते हैं, जो स्थिर रहते हैं, जिन्हें हम जड़ कहते हैं। ठीक है। और दूसरे होते हैं चेतन। ठीक है। जो चलने फिरने वाले होते हैं। जो चलने फिरने वाले होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है एनिमल और दूसरा होता है ह्यूमन बीइंग। एनिमल्स जो होते हैं वो चार पैरों पे और पूंछ वाले होते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो दो पैरों पे चलते हैं और उनकी पूंछ अब नहीं होती। पहले उनकी भी होती थी पर अब नहीं होती है। ठीक है ना। तो ये हो गए जो चेतन में जो चलने फिरने वाले हैं। और जड़ में प्लांट्स आ जाते हैं। प्लांट्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम बायोस्फीयर को पढ़ने की कोशिश करें तो बायोस्फीयर खुद में ही एक अलग अपना सिस्टम है। तो एक कंपोजिट सिस्टम के अंदर बहुत सारे जो अलग अलग सिस्टम आते हैं इनको हम सब सिस्टम कहते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि एक एनवायरनमेंट एक डायनामिक और नॉन स्टैटिक प्रोसेस होता है। डायनामिक और नॉन स्टैटिक प्रोसेस मतलब एक कंटिन्यूटी जो बनी रहती है उसको हम डायनामिक कहते हैं। और ये नॉन स्टैटिक है, मतलब ये एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके अंतर्गत बहुत सारे सिस्टम आते हैं। अब ये जो हमारा ईवीएस है यानी एनवायरनमेंट स्टडी है, इसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंतर्गत ये बताया गया कि ईवीएस को बच्चों को पढ़ाने और बताने के लिए नेचुरल एक्सपीरियंसेस मिलता है ईवीएस पढ़ने लिखने से। जब कोई चीज एक्सपीरियंस, स्टिमुलेशन और नेचुरली फीलिंग के साथ में मिलती है तो वो हमें सेंस करती है। हम उस टाइप की लर्निंग को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तब हमें विश्वास होता है, हमें पता चलता है। ठीक है। आप खुद इमेजिन करो, जब हम प्लांट की पिक्चर दिखा के पढ़ाते हैं और एक रियल प्लांट जब बच्चे को दिखाते हैं तो बच्चों को वो चीज रियल जब दिखती है तो बहुत अच्छी और बहुत प्यारी लगती है। राइट। सो दैट इज द नेचुरल एनवायरनमेंट। राइट। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि ये जो एनसीएफ ने ये सारी चीजें डाली और ये सारी चीजें निकाली है, तो इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट के सेंसेस का जो नेचर है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहला फिजिकल, दूसरा मैच्योर ऑर्गन्स, देन मेटाबॉलिक रेट, बिहेवियर, नेचुरल क्यूरियोसिटी, एंड ये सारी चीजें जो है हमारे इन सब चीजों के अंतर्गत आएंगी। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं कि चाइल्ड राइट कन्वेंशन, मतलब जो पुराने समय पे एनवायरनमेंट का
क्या क्या चीज रहा जो राइट्स के अंतर्गत आया? सबसे पहला तो कि जो प्राइमरी हेल्थ बीइंग है, यानी जो प्राइमरी हेल्थ होती है वो कैसी और किस प्रकार से होगी। 1989 में, ठीक है, 1989 में सीआरसी की इन्वेंशन हुई थी, चाइल्ड राइट कन्वेंशन की जब हम बात करते हैं। तो ये जो फ्रेमवर्क था, इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत सर्वाइवल प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हुआ 1990 में। इसके बाद में हैबिटेट एजेंडा आया। हैबिटेट एजेंडा के अंतर्गत बच्चे और यूथ, चिल्ड्रन और बच्चे और जवान, चिल्ड्रन और यूथ, इन लोगों के लिए लिविंग एनवायरनमेंट के लिए काम किया गया। ठीक है ना, ये कहा गया कि जंगलों से लिविंग एनवायरनमेंट बनना चाहिए, मतलब एक हिसाब से जंगलों को काटना शुरू किया गया। राइट, वी शुड नॉट से लाइक दैट, बट इट हैपेंड नेचुरली। जो चीज हुई है कि मतलब हैबिटेट्स, ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो जरूरत है, भाई इनको जरूरत है तो इन्हें देना चाहिए, तो उसके लिए नियम आया। ठीक है, तो जंगलों को थोड़ा थोड़ा काटना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद में चिल्ड्रन फेस सिग्निफिकेंट थ्रेट्स। अब क्या, वो देखो, अब जंगलों को काटने लगे तो ऑब्वियसली थ्रेट, अब भाई जानवर का घर तोड़ोगे आप तो फिर जानवर तो आएंगे वहां पे। तो उनके प्रिवेंशन के लिए जो है अलग अलग प्रोटेक्शन एरियाज बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर 2001 में अलग अलग पॉलिसीज जो आई वो ये एक्शन देने लगी कि सेफ एनवायरनमेंट बच्चों के लिए देना जरूरी है। तो उसके लिए बच्चे के जन्म होने से पहले से लेकर जन्म होने के बाद तक सेम, तो फिर आंगनवाड़ीज, बालवाड़ीज और अलग अलग जो मैटरनल बॉडीज है जहां पर बच्चा बच्चा दोनों की सेफ्टी और सुरक्षा होने लगी, वो चीज एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ईवीएस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईवीएस एंड व्हाई ईवीएस एजुकेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब ये देखेंगे हम कि एनवायरमेंटल जो एजुकेशन है इसका प्राइमरी लेवल पे क्या गोल है। तो आप सेम आंसर भी इसके लिए लिख सकते हैं, जो एनवायरमेंट होता है और क्यों एनवायरमेंट जरूरी होता है और क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आती है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि 1986 में जो पहली नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी, ये एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एनवायरमेंट को सबसे ज्यादा प्रावधान दिया गया था। तो इसमें एनवायरनमेंट के उसमें जो सब्जेक्ट एरिया था, इसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड साइंस एंड सोशियोलॉजी, ऐसे टाइप के बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एनवायरनमेंट के अंतर्गत लिया गया था। तो इसमें एनवायरनमेंट एजुकेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। ठीक है, किसी भी चीज को बचाना और कंजर्व करना। तो होलिस्टिक अप्रोच क्या रहा? होलिस्टिक का मतलब ये रहता है जब हम ओवरऑल एक ही सत्र पे होते हुए सारी डेवलपमेंट्स पर काम करते हैं, यानी कि फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मॉरल, स्पिरिचुअल, हर तरीके की डेवलपमेंट एक ही इस पे होए। मतलब एक बच्चे में सोशल डेवलपमेंट भी हो, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो, मतलब बौद्धिक विकास भी हो, इमोशनल डेवलपमेंट मतलब उसके अंदर इमोशंस भी हो, फीलिंग्स भी हो, और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो। तो ये उस बच्चे की क्या हुई? होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में कहेंगे सर्वांगीण विकास। तो एनवायरमेंट एजुकेशन का सर्वांगीण रूप जब हम देखेंगे, यानी होलिस्टिक अप्रोच जब हम देखेंगे कि ओवरऑल हम एनवायरमेंट को ओवरऑल क्यों पढ़ा रहे हैं, बच्चों को क्यों ये एनवायरमेंट देना जरूरी है, क्योंकि बच्चे की बौद्धिक क्षमता में, बच्चे की इमोशंस, बच्चे की इंटरेस्ट, बच्चे की ग्रोथ, बच्चा सोशल हो, प्लांट्स, एनिमल्स और डिफरेंट जो स्फीयर्स है उनको अंडरस्टैंड कर सके, उनको जान सके, उनको समझ सके। ठीक है, तो इसीलिए एनवायरमेंट एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। और इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फोकस रहा है लर्निंग एक्सपोजर पे। जो लर्निंग है, इसके एक्सपोजर बच्चे को दिए जाए, क्योंकि जब बच्चा एनवायरमेंट सीखता है तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को खुद एक्सपीरियंस करता है। मतलब जब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे अभी मैंने आपको फ्लावर का एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप एक फ्लावर दिखाएंगे बच्चे को, तो बच्चा उसको ज्यादा अच्छे से फील करके एक्सपीरियंस करेगा, उसको समझेगा। अगर आप जैसे सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल बच्चे को सिखा रहे हो, तो उसमें अगर आप बच्चे को बता रहे हो कि इसमें कुकून बनता है और ये मलबरी लीफ है, इसके ऊपर वो कीड़ा, सिल्क वॉर्म जो कैटरपिलर है वो रहता है, और अगर आप खुद बच्चे को दिखाओगे ये सारी चीजें, तो बच्चे को समझ में आएगा। बच्चा जब मलबरी लीफ को टच करेगा, फील करेगा
कि भाई ये उस सिल्कवर्म का खाना है जिससे सिल्क निकलता है, फिर आप सिल्क का कपड़ा दिखाओगे कि ऐसे वो सिल्क बनता है। तो कुछ तो बच्चे को एक्सपीरियंस होगा, फील होगा, और फिर वो चीज बच्चे को याद रहेगी। आप खुद देखो ना, अगर आप खुद कहीं घूमने करने जाते हो, वहां पे अगर आपको कोई नई चीज मिलती है। मुझे आज भी याद है, बचपन में हम लोग कहीं यात्रा के लिए निकले थे, तीर्थ यात्रा के ही उसमें गए थे, तो ऐसे ना मतलब खाना खाने के लिए कहीं रुके थे। तो वहां पर है ना मिमोसा प्लांट था, मिमोसा इज टच मी नॉट प्लांट। तो ऐसे यूजुअली टच मी नॉट के बारे में बुक्स में पढ़ा गया, सीखा गया, लेकिन कभी देखे नहीं पाए थे। ठीक है ना। तो हमारे साथ में जो लोग थे, हमारे जो भी रिलेटिव्स थे, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ टच मी नॉट है। तो उन्होंने हमको बुलाया, मेरे को और मेरे भाई को, बोला देखना ये है ना, इसको टच करेंगे ना तो ये अपने आप से बंद हो जाएगी, इसे लाजवंती कहते हैं। उन्होंने मुझे ये बताया। तो फिर हमने बोला अरे मामा जी, ये तो हमको चैप्टर में भी है, इसको मिमोसा टच मी नॉट बोलते हैं हमारे इधर। तो बोले हाँ हाँ, इसको यही नाम बोला जाता है, आप इसको टच करोगे ना तो इसकी जो पत्तियां हैं ना वो बंद हो जाएगी। सो दैट वॉज अवर नेचुरल फीलिंग। अगर आप खुद देखो ना, बच्चों को भी ये काम ना बड़ा पसंद आता है, एक एक चीज को छुओ। आप भी अपने बचपन में याद करो, अगर आपने टच मी नॉट प्लांट देखा है, तो आपने कितनी बार उसको टच कर करके एक्सपीरियंस किया होगा, इधर टच करो तो बंद हो जाएगा, इधर टच करो तो बंद हो जाएगा, इधर टच करो तो बंद हो जाएगा। तो ये नेचुरल एक्सपीरियंस है, जब हम बच्चों को नेचुरल एक्सपीरियंस देते हैं तो वो याद रहता है। अब देखो कितने बचपन की बात है, लेकिन वो हमको अभी तक याद है। राइट। तो ये वो दो क्वेश्चंस है टीचर्स, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख कर रखें, इसको ध्यान रखें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो हम कल देखेंगे। ये वाला जो है मैं गूगल क्लासरूम का भी आप लोगों को बता देती हूँ, कहाँ से आप देखेंगे इसे। इसको स्टॉप करती हूँ। In the Google Classroom. Please wait, it's getting recorded. I'll speak to you later on. एग्जाम की डेट शीट आ गई क्या? लगा ही था। और द गूगल क्लासरूम आई कैन नॉट गेट इट, मेरे को भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैंने निकाला तो था बट आई डोंट नो, आई थिंक इट हैज बीन गॉन। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग देखिए गूगल क्लासरूम में एनवायरमेंट एजुकेशन चैप्टर 1 2 3, ऐसे 3 चैप्टर्स है, वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारा ये आई थिंक 3 दिन के अंदर ही ये चीज हो जाएगी, सो आई थिंक वी कैन कंप्लीट दिस एज सुन एज पॉसिबल। देख लीजिए, आप लोग कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग हियर। आई मार्क योर अटेंडेंस, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। वो 3 people आर देयर फॉर द अटेंडेंस। ठीक है, कोई बात नहीं। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्ड हियर।